तो लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। मैं मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास, हम सबका पूरा खानदान मिडिल क्लास। जानता हूं कि आपको पता होगा, पर क्या आपको पता है कि भारत की आबादी का 1/3 हिस्सा इकोनॉमिक मिडिल क्लास है, पर तो भी 88% से ज्यादा लोग अपने आप को एज ए मिडिल क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। मिडिल क्लास होने का मजा ही कुछ और। पर जब आपको पता है, मुझको पता है, हम सबको पता है कि हम सब मिडिल क्लास है, तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। क्योंकि मिडिल क्लास एक ट्रैप है दोस्त, और आपको पता भी नहीं है। जब आप, मैं या कोई भी और इंसान पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, मेहनत करता है, तो एक उम्मीद के साथ करता है कि इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी स्ट्रगल, इतने सालों घिसने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने परिवार को एक लाइफस्टाइल अपग्रेड दे पाएगा। यही सोचकर शायद आपके दादाजी ने मेहनत करी, बच्चों को अपने समय के हिसाब से पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराया। फिर आपके पिताजी ने मेहनत करी, आपको पढ़ाया लिखाया, अपने परिवार को पाला, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया। इस पूरे नैरेटिव में एक चीज कॉमन है, हमारे दादाजी की जनरेशन भी मिडिल क्लास थी, हमारे पिताजी की जनरेशन भी मिडिल क्लास थी, और हमारी आपकी जनरेशन भी मिडिल क्लास है। हम सब लोग, हम सबका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करता जा रहा है, पर हालात वहीं के वहीं। पढ़ाने के लिए मेहनत, खिलाने के लिए मेहनत, इलाज करवाने के लिए मेहनत। तो ये मिडिल क्लास होना हमारी हकीकत है या फिर एक ट्रैप है? एक ऐसा ट्रैप जिससे हमारी जनरेशंस टू जनरेशंस मेहनत करके भी बाहर नहीं आ पा रही। सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल क्लास आखिर होता क्या है। हमारे देश में मजाक मजाक में कह दिया जाता है कि सबसे बदकिस्मत क्लास है मिडिल क्लास। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे। क्योंकि मिडिल क्लास के पास देखने के लिए हजारों सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब जहां लोअर क्लास के पास सपने देखने का टाइम ही नहीं होता, उनको रोजी रोटी के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और उनको पता है कि खाना मिल जाए वही बहुत है। वहीं अपर क्लास के पास, एलीट क्लास के पास वो सब कुछ ऑलरेडी है जिसकी तमन्ना मिडिल क्लास वाले अपने सपनों में करते हैं। यानी मिडिल क्लास के सपने एलीट क्लास की हकीकत है। तो मतलब जो स्ट्रगल और उम्मीदों का बोझ है वो सिर्फ मिडिल क्लास उठाता है। पर मिडिल क्लास को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करें? जितना मिडिल क्लास एक इकोनॉमिकल टर्म है, उतना ही कल्चरल माइंडसेट भी है। प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 और 21 में मिडिल क्लास की संख्या तकरीबन 43 करोड़ से भी ज्यादा थी, यानी ऑलमोस्ट 1/3 हमारी पॉपुलेशन का। और इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2030 तक आते आते मिडिल क्लास की संख्या 47% हो जाएगी। इकोनॉमिकल लेवल पर ये रिपोर्ट में डिफाइन किया गया कि 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाने वाला जो हाउस होल्ड है, पूरा परिवार है, उसे मिडिल क्लास की श्रेणी में डाला जाएगा। और कंजम्पशन के हिसाब से अगर पर व्यक्ति आप 4000 से 9000 के बीच में खर्च करते हैं तो भी आप मिडिल क्लास हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिडिल क्लास सिर्फ एक इनकम ब्रैकेट नहीं है, एक माइंडसेट है, एक सोच है। भारत में सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के मामले में 88% लोग मिडिल क्लास अपने आप को डिफाइन करते हैं। मतलब गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी सभी मिडिल क्लास है। विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। मिडिल क्लास होना हम सबके लिए डिफॉल्ट आइडेंटिटी है, और ये डिफॉल्ट आइडेंटिटी हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है और हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से। यही सोच हमें हर कदम पर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमने ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया। फिजूल खर्ची, कटौती, ये हमारे मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के लिए बज़ वर्ड्स हैं। कितना पैसा कहां से कमा सकते हैं, उसकी जगह पर कितना पैसा कहां से बचा लूं, ये हमारी फैमिलीज का एक मूल मंत्र होता है। हम महंगा फोन तो ले लेते हैं, गाड़ियां भी खरीद लेते हैं और घर भी बनवा लेते हैं, लेकिन सब कुछ EMI पर। और EMI ही सिस्टम की चाल है एक मिडिल क्लास इंसान को मिडिल क्लास बनाए रखने के लिए। कॉन्सेप्ट सिंपल है, चीज मिल भी जाए और एक साथ पैसा भी ना देना पड़े। पर जो चीज हमने ली है, जो हम सबकी औकात से अक्सर बाहर होती है, जिसको हम एक बार में एक साथ पैसा देकर ले भी नहीं सकते, उसका कर्जा भरते भरते जिंदगी खाली हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि EMI आपकी जिंदगी को इंस्टॉलमेंट्स पर खाता जाता है, 1 मंथ एट ए टाइम। मिडिल क्लास की लाइफ में हर समय एक बजट का टेंशन होता है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक हर सुविधा की चीज हमें डिसेंट कैटेगरी की ही मिलती है। जितनी जरूरत है उतना ही, ज्यादा लेविश नहीं। हम नया टीवी ले आएंगे पर रिमोट से कवर नहीं निकालेंगे, कार खरीद लेंगे पर पीछे वाली सीट पे से प्लास्टिक कभी नहीं निकलेगा। बन्नी मत फाड़, उसका समझ में नहीं आ रहा, कोई बात बोल रहा हूँ तुझे। बारात का सामान नहीं है, पर्सनल सामान है। फाड़ना ही तो दहेज में जो मिल रहा है उसकी पन्नी हटाना। कूपन कोड लगा लगा कर डिस्काउंट ले लेंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री सुनकर हम खुश हो जाते हैं। यानी हर छोटी छोटी चीज पर कॉस्ट कटिंग और हर बड़ी चीज EMI पर मैनेज। मिडिल क्लास लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस मोस्टली इम्पल्सिव होते हैं या शो ऑफ के लिए होते हैं। चाहे वो ग्रैंड वेडिंग्स हो या गाड़ी खरीदनी हो या फिर इवन शैम्पू क्रीम जैसी डेली नीड्स की चीजें। हमें लगता है जो महंगा होगा वही अच्छा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी ऐसा ही करता था और इसी वजह से मेरा हेयर फॉल इंक्रीज हो गया।
क्योंकि मैं महंगा शैम्पू यूज कर रहा था जो मेरे बालों के लिए सही नहीं था। पर जैसे ही मैंने थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू की, चीजें बदल गई। ऐसे ही रिसर्च करके मैंने क्योर ऐप यूज किया और उसके साइंस फर्स्ट एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट में मुझे फायदा दिखा। आजकल 20s और 30s में मेन की सबसे बड़ी, सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और पीछे जाती हेयर लाइन। क्योर ऐप एक ऐसा पर्सनलाइज्ड हेयर एंड स्किन प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके स्पेसिफिक हेयर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्योर ऐप को यूज करना बहुत ही आसान है। सिंपली डाउनलोड द ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। फिर आपको इसमें अपने हेयर लाइन और स्कैल्प की फोटोज अपलोड करनी है, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर देना है और बस फिर क्योर ऐप के डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट्स आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना देंगे। इट्स सो सिंपल एंड टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स। मैंने खुद क्योर ऐप को ट्राई किया, पर्सनल कंसल्टेशन लिया अपने स्पेसिफिक हेयर प्रॉब्लम्स के लिए और मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए। मैं खुद इन प्रोडक्ट्स को 15-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और अभी से मुझे अपने ओवरऑल हेयर टेक्सचर और स्कैल्प हेल्थ में इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। इन प्रोडक्ट्स में आता है फॉलिकुलर हेयर ऑयल जो स्कैल्प को नरिश करता है और आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ग्रो प्रो हेयर सॉल्यूशन जिसमें है मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड जो वन ऑफ द ओनली क्लिनिकली प्रूवन सॉल्यूशन है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और डोर्मेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए। टॉपिकल सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है फिनेस्टेराइड ओरल टैबलेट्स और ये काम करता है रूट कॉज पर। ये सीरम जो हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है और साथ है ये बायोटीन और कोलेजन शैम्पू जो स्कैल्प को नरिश रखता है और क्लीन रखता है। तो अगर आपको अपने 20s और 30s में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करो। Download the app now and use my code LOGICAL to get a special discount on your consultation. Now back to video. हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा था कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास एज एक्सपेक्टेड इन सब के बीच में पिस रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात, बट हमारे प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन था। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? एक तो एक उपाय ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। मिडिल क्लास और एलीट क्लास के बीच में जो फासला है उसको समझने के लिए हम दो सबसे बेसिक एमिनिटीज को कंपेयर करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर, क्योंकि इन दोनों चीजों में ही एक आम आदमी का सबसे ज्यादा खर्चा होता है और इन्हीं दोनों चीजों से पता चलता है कि एक आदमी का लाइफस्टाइल कैसा है और फ्यूचर कैसा हो सकता है। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एक आम आदमी के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स, CBSE या ICSE वाले स्कूल्स में होते हैं। इन स्कूल्स का फोकस होता है रोट लर्निंग, यानी रट्टा मारकर किसी तरह से एग्जाम में नंबर लाने का। ये ज्यादातर प्राइवेट या सेमी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स का हाल तो आप हमारे देश में जानते ही हैं। इन स्कूल्स के जो टीचर होते हैं वो ज्यादातर अंडरपेड और ओवरवर्क्ड होते हैं और उनका खुद का एक्सपोजर मॉडर्न टीचिंग मेथड से दूर दूर तक नहीं होता। इन स्कूल्स में आपको वही पुराने जमाने के तरीके, पुराने जमाने के सिलेबस मिलेंगे और CBSE के इस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस करे गए इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, जो होगा एक आई ओपनर वीडियो आप में से काफी लोगों के लिए कि क्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। पर इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद यही है कि बच्चा किसी तरह पढ़ लिख कर ठीक ठाक सी एक नौकरी पाने लायक हो जाए, बस इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या MNC में उसकी एक जॉब लग जाए। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग से इस एजुकेशन सिस्टम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स भूले भटके से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ भी ले या अपनी क्यूरियोसिटी दिखा दे तो उसे अक्सर डांट पड़ जाती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, सिलेबस भी तो पूरा करना है, होमवर्क भी तो करना है, असाइनमेंट भी तो करना है। इन स्कूल्स का मंत्रा है कि मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, EMI पर जिंदगी बिताओ, सिंपल। अब देखते हैं कि एलीट क्लास के बच्चे कौन से स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये हैं IB, IGCSE, इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स। यहाँ के टीचर काफी हद तक वेल ट्रेंड होते हैं, उनको काफी एक्सपोजर होता है और वो ग्लोबल टीचिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और उनका ध्यान होता है बच्चों के ऑल राउंड एक्सपोजर। यहाँ पर बच्चे मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसी चीजें सीखते हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सब पर जोर दिया जाता है और इन स्कूल्स के बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट्स में ही कोडिंग करना, रिसर्च करना सीख जाते हैं। कॉलेज पहुंचने से पहले ही उनकी एक पॉलिश्ड पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है। पर इसमें
फर्क देखिए पैसे का, कि कितना पैसा आप अपने बच्चे के लिए साल में खर्च करते हैं। एक आम मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे के लिए 1 से 3 या कई बार 5 लाख रुपए तक सालाना खर्च करता है इसी एवरेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और ये इतना बड़ा अमाउंट 3 से 4 लाख रुपए भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ करना पड़ता है, कई बार एजुकेशन लोन भी लेना पड़ता है। वहीं टॉप क्वालिटी एलीट स्कूल्स की बात करें, जैसे दून स्कूल या धीरूभाई अंबानी स्कूल, वहां पर फीस होती है तकरीबन 10 लाख से 30 लाख रुपए तक सालाना, जो एक आम मिडिल क्लास इंसान दे ही नहीं सकता। मिडिल क्लास के लिए ये टॉप टियर एलीट स्कूल्स आउट ऑफ रीच हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो टॉप क्वालिटी स्कूल एजुकेशन जो इंडिया में 10 से 30 लाख रुपए सालाना पर मिल रही है, वही सेम एजुकेशन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस, कनाडा, यूके में बच्चों को फ्री में मिल रही है। फ्री मतलब पब्लिक फंडिंग से, उन लोगों के टैक्स से। जो वेस्टर्न कंट्रीज में सरकारी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनमें पढ़ाई का एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता। वहाँ के जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं, वो अपने बच्चों को बेफिक्र सरकारी स्कूल्स में भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों में प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते हैं, बट उन दोनों स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में से 12वीं पास करके, हाई स्कूल पास करके निकले हुए एक बच्चे से मिलेंगे और यहाँ पर एक 12वीं पास करे हुए बच्चे से मिलेंगे, तो उन बच्चों के स्तर में, स्टैंडर्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, वर्ल्ड व्यू में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। जरा सोचिए कि क्या हमारे देश के सरकारी स्कूल कभी भी इतने अच्छे हो सकते हैं कि उसमें एक आम मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को भेजे कॉन्फिडेंटली कि क्या उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले? फिलहाल तो नहीं। इसीलिए हमारे देश का जो मिडिल क्लास है उसको मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर पैसा लुटाना पड़ता है, भले ही उसे क्वालिटी मीडियोकर ही मिले। चलिए अब हेल्थ केयर का फर्क भी देख लेते हैं। देश में डॉक्टर्स की संख्या काफी ज्यादा कम है। जितने डॉक्टर्स पर 1000 लोगों पर होने चाहिए, उससे हमारे देश में जो नंबर है वो बहुत ही कम है। ऊपर से कई दवाइयों की क्वालिटी पर सवाल, या तो दवाइयां मिल ही नहीं है या उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है, मेडिकल नेग्लिजेंस इतना ज्यादा है कि इस तरह के नकली दवाइयों से लोगों के मरने के केसेस अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में और राजस्थान में टॉक्सिक कफ मेडिसिन की वजह से कई बच्चों की बेवजह जान चली गई। और सरकारी अस्पतालों के हालत तो आप जानते ही होंगे, कभी इक्विपमेंट खराब है, कभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं पर बेड ही नहीं है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ही जर्जर हालत में है। फिर आती है सबसे बड़ी बात, मेडिकल इंश्योरेंस का मुद्दा। भारत में सिर्फ 10 से 15% लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, और जिनके पास है भी, उन्होंने ढंग से पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ी ही नहीं। इसका रिजल्ट, आधे से ज्यादा बीमारियां और ट्रीटमेंट उनका प्लान कवर ही नहीं करता। जिस बीमारी का आपको सबसे ज्यादा डर था, लगा था कि इसमें हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसीलिए आपने इंश्योरेंस लिया था, पता चलता है कि वो बीमारी तो उस पॉलिसी में कवर ही नहीं हो रही है। फिर पूरा बिल अपनी जेब से भरो किसी तरीके से। क्या फायदा ऐसे इंश्योरेंस का? भारत में हेल्थ ट्रीटमेंट्स का खर्चा जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। एक बहुत सटीक कहावत है कि यू आर 1 हेल्थ इमरजेंसी अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी, यानी एक सीरियस बीमारी और आपकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खत्म। मिडिल क्लास के साथ ये बहुत ही रिस्क की बात है। पर सवाल उठता है कि क्या हेल्थ केयर भारत में ही महंगा है? बिल्कुल नहीं। विदेशों में जैसे यूएस, यूरोप, कनाडा में हेल्थ केयर और भी ज्यादा महंगा है, कभी कभी तो 50 से 100 गुना ज्यादा महंगा। हाँ, सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, बट एक्सरे, एमआरआई या सर्जरी का खर्चा सुनकर आपको शायद चक्कर ही आ जाए। पर डिफरेंस यह है कि या तो बहुत सारी कंट्रीज में बेसिक हेल्थ केयर फ्री है, यानी पब्लिक फंडेड है, या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस इतना क्लियर कट और अफोर्डेबल है। कनाडा जैसी कंट्रीज में बेसिक हेल्थ केयर कंप्लीटली फ्री है, या फिर यूएस जैसी कंट्रीज जहां पर प्राइवेट इंश्योरेंस है, जो काफी होता है अधिकतर लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी जेब से किसी एक आम इंसान को विदेशों में हेल्थ केयर पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना पड़ता, नाम मात्र का करना पड़ता है। आयरॉनिकली, जो एक तरफ हमारे लोगों के लिए जो हमारा हेल्थ केयर है वो महंगा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ आउटसाइडर्स के लिए इंडिया ना ही सस्ता है बल्कि फास्ट भी है। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के बाद एक और चीज आती है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि आप बीमार ही ना पड़ो ताकि आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने से आप बच जाओ। कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा सस्ता ऑप्शन है कि आप बीमारी को होने ही ना दो। इसके लिए बहुत जरूरी चीज है अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह की लाइफस्टाइल रखनी है, हमें क्या खाना है, किस चीज से परहेज रखना है या कितनी मात्रा में खाना है। पर आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम जंक फूड खा रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर हम प्रोएक्टिव हो जाएं,
तो काफी बीमारियों से बच सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही ज्यादा कम्युनिटी और इंडिविजुअल की भी है। अपने हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा टाइम और पैसा प्रोएक्टिवली खर्च कीजिए, जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप करवाइए या फिर जिम चले जाइए, तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदे में रहोगे। मिडिल क्लास ट्रैप का एक और एस्पेक्ट है कि हम अपनी हेल्थ पर खर्चा करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के मामले में। फिर अचानक से हमें कोई बीमारी हो जाती है और हमारा लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, फिर हमें ना चाहते हुए भी उस बिल को भरना पड़ता है। इस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा। और एक और चीज, जैसे हेल्थ के लिए हम इन्वेस्ट नहीं करते, वैसे ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे स्कूल्स हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री ये सब तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसों को संभालना नहीं सिखाते। मिडिल क्लास के बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ में ये है कि हमें फाइनेंस की नॉलेज दी ही नहीं जाती स्कूल में। कितने परसेंट इंडियंस को पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से एफडी में पैसा रखने से असल वैल्यू से भी कम आपको मिलता है, कई बार आपको प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम मिलता है लॉन्ग टर्म में। या क्रेडिट कार्ड को हर महीने पे ऑफ कर देने से कितना फायदा होता है। या फिर अर्ली इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग कितना ज्यादा फायदेमंद चीज है, ये हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ये सब चीजें ना हमें स्कूल में सिखाई जाती है ना कॉलेज में, ये सब हम खुद से सीखते हैं अपनी जिंदगी में ठोकरें खा खा कर, अपनी जिंदगी में गलतियां कर करके, जब तक हम या तो बहुत सारा टाइम या बहुत सारा पैसा या अपनी हेल्थ खराब कर चुके होते हैं। आइडियली हमें ये सब चीजें स्कूल कॉलेजेस में सिखानी चाहिए, पर सिस्टम अभी तक इस चीज को एम्फेसाइज करता ही नहीं। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज का वेट करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदतें ही हैं, हमारा माइंडसेट ही है जो हमें इस ट्रैप में गहराई से फंसाए हुए हैं। अगर हम इनको आइडेंटिफाई करके सुधार लें तो शायद धीरे धीरे ही सही हम इससे बाहर निकल सकते हैं। 3 बड़ी आदतों की बात करते हैं। सबसे पहली बात है, हमें रिस्क से डर लगता है और हमारा सर्वाइवल माइंडसेट है। हम मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग सिर्फ उतना कमाना चाहते हैं कि हम सरवाइव कर पाएं, हमारी गाड़ी चलती रहे। सेफ खेलना हमारी प्रायोरिटी होती है, ज्यादा रिस्क मत लो, सीधा सीधा लाइफ का रूट लो। हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते रहे कि बेटा ज्यादा खतरों के खिलाड़ी मत बनो, अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक सीधी सादी सी नौकरी पकड़ लो, बस फिर जिंदगी सेट है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि नौकरी सिक्योर है, नौकरी सेफ है, बिजनेस रिस्की है। इसलिए हम में से अधिकतर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए करियर ले ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। हमारे कल्चर में सरकारी नौकरी को एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड देखा गया है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह सब मिलती है। अब आजकल तो वो जमाना भी गया, आपको सरकारी नौकरी से भी निकाला जा सकता है और पेंशन भी अब वैसी नहीं रही जैसे पुराने समय में थी। फिर भी सरकारी नौकरी का चार्म हमारे दिलों से गया ही नहीं। अगर हमारे आसपास में कोई बोले कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके रिश्तेदार या यार दोस्त ही कहेंगे कि क्या जरूरत है रिस्क लेने की, अच्छी खासी नौकरी क्यों नहीं करते। या फिर अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया और उसका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, तो लोग कहेंगे कि देखो पहले ही कहा था मैंने, नौकरी कर लेता, अब इससे कुछ नहीं हो पा रहा। देयर इज अ सटल डिस्करेजमेंट इन आवर मिडिल क्लास कल्चर अगेंस्ट टेकिंग रिस्क। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम अच्छे एम्प्लॉयज तो बन गए, बट अच्छे एम्प्लॉयर नहीं बन पाए, बिजनेस ओनर्स नहीं बन पाए। इसी सर्वाइवल माइंडसेट की वजह से हम एक एवरेज प्लेटू से बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर कोई इस फाइनेंशियल ट्रैप से निकलना चाहे तो उसका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप अपनी नौकरी छोड़ दें तो बिना इनकम के आप कितने दिनों तक गुजारा कर पाओगे। अगर आपका जवाब 6 महीने से कम है तो ये चिंता की बात है, मतलब आप प्योरली अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट हो और आपकी जिंदगी पेचेक टू पेचेक चल रही है। ये एक फ्रेजाइल सिचुएशन है, एकदम ट्रैप वाली बात है। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सेकंड इनकम के बारे में सोचना कि आप कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा स्किल, एक ऐसा कौन सा स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपको पैसा दे पाए, जिसे आप मोनेटाइज कर पाओ आपकी जॉब के अलावा। आज के इंटरनेट के जमाने में आप पार्ट टाइम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, जिससे आपको अच्छी खासी साइड इनकम मिल सकती है। ये साइड इनकम शुरू में बहुत कम होगी, बट धीरे धीरे जब आप उस स्किल पर काम करने लग जाओगे तब हो सकता है आपकी साइड इनकम आपका मेन इनकम भी बन जाए और उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा भी हो जाए। YouTube has changed my life and it can also change yours। साथ ही साथ आपको सोचना होगा एक इन्वेस्टमेंट के बारे में। रेगुलरली हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहे कि FD में इन्वेस्ट करो, RD में या PPF की तरफ जाओ, तो आप थोड़ा सा सीखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, रियल स्टेट्स के बारे में। इस तरह के जो
थोड़े से लेस सेफ, लेस ट्रेडिशनल ऑप्शन है उनके बारे में सोचिए। वॉरेन बफेट ने बोला था कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स, थर्ड सोर्स एंड सो फोर्थ। सेकेंड आदत है इनकम बढ़ते ही खर्चा बढ़ा लेना। जैसे ही थोड़ा सा पैसा हमारे हाथ में आता है, हम सबसे पहले अपना खर्चा बढ़ाने की सोचते हैं। हम सैलरी हाइक हो गई तो हम सोचते हैं कि EMI पर नई कार ले लेते हैं, या घर रेनोवेट करवा लेते हैं, या नया फर्नीचर ले आते हैं, नया फोन ले आते हैं, या और कुछ नहीं तो महंगे वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वेकेशन पर चले जाते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप तुरंत स्पेंड करने के लिए तैयार रहते हो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली हमारे समाज ने और सोशल मीडिया ने हमें ऐसा बना दिया कि रिच होने से ज्यादा रिच दिखना ज्यादा जरूरी है, और इन सब चीजों से आप रियल में रिच नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ रिच दिखने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अपने से सिंपल सवाल पूछना है कि ये चीज एसेट है या लायबिलिटी। एसेट मतलब जो आपकी वेल्थ को बढ़ाने में योगदान दे, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा खींचे, जो जिसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती रहे। फॉर एग्जांपल, नया फोन लेना एक लायबिलिटी है, EMI भी भरोगे और आपके फोन की वैल्यू भी गिरती रहेगी। उसी पैसे से अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज ले लो, यानी कि कोर्स ले लो या एक साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो वो पैसा बढ़ेगा, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। एलीट क्लास लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि अगर उनको पैसा मिला तो वो अपना एसेट खरीदते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पूरी हो चुकी होती है। वो स्टॉक खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो उससे लायबिलिटीज भी लेते हैं, बट दे कैन अफोर्ड दोज लायबिलिटीज। तो अगर आप अपनी इनकम का, फर्स्ट इनकम का 20% कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो सेकंड बिजनेस करने में या किसी उस पैसे को बढ़ाने में, तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है 10 साल में कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको नई नई इनकम के सोर्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं थे, और अगर आपके नए इनकम के सोर्स शुरू हो जाते हैं तो आप उस नई इनकम को पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकते हो बिना अपना रूटीन खर्चा कम किए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक नौकरी की वजह से आप अपना लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम करनी ही पड़ेगी। इसकी शुरुआत आप अपनी हॉबीज को मोनेटाइज करने से ही कर सकते हो आसानी से। अगर आप अच्छा गिटार बजाते हो तो वीकेंड पर क्लासेस दे दो, उससे पैसा बनेगा। राइटिंग अच्छी करते हो तो पार्ट टाइम कंटेंट राइटिंग कर लो। अगर आप बोल सकते हो, वीडियोस बना सकते हो तो वीडियोस बनाने से शुरुआत करो, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है भी। मतलब जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा इनकम देने में मदद करे, आप अपने हॉबीज को मोनेटाइज कर पाओ, उससे शुरुआत करो। तीसरी आदत है डिग्रीज ओवर स्किल्स का ऑब्सेशन। हम इंडियन मिडिल क्लास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत है कि हम डिग्रीज के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा डिग्रीज उतना ज्यादा सक्सेस। बीटेक कर लिया तो हम सोचते हैं एमटेक कर लें, एमबीए कर लें, फिर एमबीए के बाद सोचते हैं कि कुछ और कर लें। मतलब पढ़ते ही जाना है और अपने सीवी को बढ़ाते रहना है अपने डिग्रीज से। आज के जमाने में आपको डिग्रीज किसी भी काम नहीं आती हैं। आज के जमाना है स्किल्स का। स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं। कितनी भी कंपनीज देख लो आप, गूगल, एप्पल, जिनके एम्प्लॉइज ने खुद कभी डिग्रीज नहीं ली, वो खुद एमबीए नहीं किया उन्होंने, विदाउट फैंसी डिग्रीज उन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए सिर्फ अपनी स्किल्स की मदद से। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ करियर स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर बताऊंगा, जो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिस डिफाइन करते हैं कि हमारा मिडिल क्लास ट्रैप कैसा है और हम उससे कैसे फंसे रहते हैं, कैसे निकल सकते हैं टाइम के साथ। अंत में ये बोलना चाहूंगा कि मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली इट्स अ साइन कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और ज्यादा लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि मिडिल क्लास होने के साथ क्या आपकी लाइफ में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या आप सेम वही मिस्टेक किए जा रहे हैं, वही सेम जिए जा रहे हैं एवरीडे। इंटरनेट और एआई टूल्स के आने के बाद हमारी जनरेशन के पास पहली बार हिस्ट्री में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए हैं जो कभी अवेलेबल नहीं थे। नॉलेज सबके पास है, एक्सेसिबिलिटी सबके पास है, और ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस आ गए हैं जो 10 साल पहले जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। मतलब चांसेस है कि हम थोड़ा सोच समझकर अगर रिस्क लें, अपनी आदतें सुधारें, तो हम वो कर पाएंगे जो हमारे दादा परदादा कभी नहीं कर पाए। इस ट्रैप से बाहर निकलना। सो ड्रीम बिग, प्लान स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड अपनी पूरी कोशिश करो कि जब आप अपने रिटायरमेंट की कहानी सुनाओ तो उसमें ये ना कहना पड़े कि मेरा पूरा जीवन बस EMI भरने और सफलता के सपने देखने में निकल गया, बल्कि ये कहना हो कि मैंने अपने और पूरे परिवार की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का काम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इस तरह के एक और आई ओपनिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बी लॉजिकल।